हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आ गए हूँ वापस आपके लिए एक नया वीडियो लाके। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसएससी ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, हालांकि इसकी सूचना मैंने पहले ही आपको दे दी है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा इसके वीडियो में आपको एसएससी का मिलेगा जेएसटी का नोटिफिकेशन 2025 का वीडियो। ठीक है, जेएसटी का मतलब है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ठीक है दोस्तों, अब इस पोस्ट के लिए सारी चीजें डिटेल देखेंगे कि इनके लिए आपके आवेदन है, एप्लीकेशन फॉर्म वो कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट कब रहेगी, साथ में इस बार ऐसा क्या बदलाव आया है इस वैकेंसी में, इसके नोटिफिकेशन में, साथ में इसकी स्कीम, एग्जाम पैटर्न और अगर एग्जाम डेट फिक्स है तो उसके बारे में भी सारी चीजें चर्चा करेंगे। तो और अगर एग्जाम डेट फिक्स है तो उसके बारे में भी सारी चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों एग्जाम डेट की बात करें तो डायरेक्टली दोस्तों आपको बता देता हूँ कि वापस से एसएससी ने रिवाइज आपका कैलेंडर है, एग्जाम कैलेंडर वो रिवाइज करा है। ठीक है दोस्तों, पहले भी कैलेंडर जारी करा था, उसमें भी सारी चीजें मेंशन थी। ठीक है, उसमें सारी डेट मेंशन थी कि आपकी नोटिफिकेशन है कब कौन से आएंगे और साथ में उनकी जो एग्जाम डेट है वो क्या रहने वाली है। पर हाल ही में दोस्तों रिवाइज कैलेंडर जारी करा है जिसमें आपको काफी एग्जाम की डेट है वो बदलाव देखने को मिल रही है। उसके लिए भी आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो मैंने बना दिया है एग्जाम कैलेंडर का। आपको हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे आपको नया नोटिफिकेशन मिल जाएगा या फिर होम पेज पे ही आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको कैलेंडर देख लेना है, एक बार गो थ्रू कर लेना है, जिससे आपको एग्जाम डेट है वो सारी पता चल सके कि कौन से एग्जाम की डेट कौन सी डेट को आ रही है। ठीक है दोस्तों, फाइनली बात करेंगे अपन अपने वापस से इस वीडियो में कि जीएसटी का जो नोटिफिकेशन आया है इसमें सारी चीजें अब मैं आपको क्लियर करूंगा। बहुत कम टाइम आपको सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। रही बात इसमें आपके ऑनलाइन आवेदन की, तो दोस्तों पिछले 2 वीडियो मैंने बनाए थे आपकी। पहला तो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी वाला, साथ में इससे पहले बनाया था मैंने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का। ठीक है, इसमें मैंने दोनों वीडियो में मैंने सारी चीजें चर्चा करी कि आपकी जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा, ओटीआर का प्रोसीजर कैसा होगा और आधार ऑथेंटिफिकेशन का कैसा प्रोसेस होगा और आप किस तरह से आप अपना एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कैसे फिल कर सकते हो। ये सारी जो प्रोसेस है मैंने दोनों वीडियो में बताई है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको आपकी जो पोस्ट है जीएसटी उसी के बारे में बताऊंगा, मेन पॉइंट। बाकी चीजें आप दोस्तों उस पुरानी 2 वीडियो में से सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस प्रकार आपका आवेदन हो। तो दोस्तों ज्यादा देर करते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और जो कैंडिडेट हमारी वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल है उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको हमारे हर नोटिस के, चाहे सरकारी विभाग की कोई सी वैकेंसी हो, उनका अपडेट हो, एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो, उनका सारा अपडेट आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों आप देख सकते हो आपके सामने एसएससी जीएसटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2025 के नोटिफिकेशन का पीडीएफ है जो कि आपके ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें आपको मैं मेरी तरफ से कोई कुछ नहीं बताऊंगा। जो नोटिफिकेशन है ओरिजिनल, उसमें जो चीज़ें आपका डाटा दिया गया है वही चीज़ें आपको बताऊंगा। हालांकि हर बार जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है बहुत सारी चीज़ इसमें कॉमन होती है। ठीक है, पर बहुत सारे कैंडिडेट है जो नए हैं, फ्रेशर है, जो पहली बार इस वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों उनको लिए और सभी स्टूडेंट के लिए मैं सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल सही तरीके से धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। तो दोस्तों सामने आप देख सकते हो ये आपका पूरा एसएससी का लोगो है। ठीक है, और एसएससी की तरफ से जारी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एसएससी का ये आपका लिंक है वेबसाइट का, www.ssc.gov.in। ठीक है, एचटीटीपी वाला है, डायरेक्ट आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो। ठीक है, मेन डेट की बात करते हैं। सबसे पहले डेट यहाँ पे आपकी जो फॉर्म है उसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे आपके 5 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और 26 जून की आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद में आपकी लास्ट डेट जो आपकी रहेगी वो 26 जून रहेगी, वो यहाँ पे क्लियर हो गई है। साथ में आपकी जो ऑनलाइन पेमेंट लगेगा, ठीक है, उसकी डेट एक दिन बाद की रहेगी, 27 जून की रहेगी, रात के 11 बजे तक की। ओके, इसके बाद में अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपका कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई आपकी जो गलतियां हैं, डाटा है वो गलत हो जाता है, तो दोस्तों उसके सुधार के लिए यहाँ पे विंडो ओपन होगी, मॉडिफिकेशन विंडो ओपन करी जाएगी 1 जुलाई से लेकर 2 जुलाई, यानी 2 दिन का वक्त आपको मिलेगा उसमें मॉडिफिकेशन करने का। उसके लिए आपको कुछ यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ चार्ज लगेगा। ठीक है, वो भी आपको नीचे बता दिया जाएगा। साथ में दोस्तों बात करेंगे सबसे पहली बात आपकी एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट यहाँ पे फिक्स है 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त आपकी एग्जाम डेट फिक्स है। आपकी जो पहला है प्री की वो एग्जाम डेट फिक्स है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, 12 अगस्त। ओके, अब दोस्तों डेट का आपको कंफर्म हो गया, सारी डेट का, आपके ऑनलाइन आवेदन, मॉडिफिकेशन विंडो, साथ में आपकी एग्जाम डेट। अब बचता है आपके यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और अपडेट क्या हुआ है इस वैकेंसी में, वो भी चीजें देख लेते हैं। और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकली हुई है वो भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले कि जो आपकी पोस्ट है जीएसटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, तो उसमें आपकी कौन कौन सी वैकेंसी इस बार देखने को मिलेगी और नंबर ऑफ वैकेंसी कौन कौन सी आई है। तो दोस्तों क्लियर करता हूँ, सबसे पहले आपकी जो ये वैकेंसी है वो ग्रुप बी वाली पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप बी की है, नॉन गेजेटेड वाली पोस्ट है। साथ में कौन कौन सी वैकेंसी है इसमें भी आपके अलग अलग वैकेंसियां देखने को मिलेगी आपको। सबसे पहले देखेंगे जेटीओ, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। ठीक है, जो कि कहाँ पे रहेगी आपकी, सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस में। ठीक है,
पे मैट्रिक्स L6 से रहेगी और आपकी जो सैलरी है वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक की रहने वाली है। यानी आपकी जो इनिशियल है वो आपकी 35,400 रहेगी। उसके बाद में आपके काफ़ी अलाउंस रहते हैं, वो ऐड करके आपकी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। वहीं पे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर सेकंड आता है जेटीओ, वो रहेगा आपका आर्म फोर्स में, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर के ऑफिस में रहेगा। ठीक है, इसकी भी आपकी सेम में आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में सी पोस्ट पे आते हैं जो कि आपका जीएसटी है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ठीक है, इसके अलावा जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर बोला जाएगा, जूनियर ट्रांसलेटर बोला जाएगा, जो कि आपके वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में इनकी पोस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी भी सैलरी यहाँ पे आपको सेम देखने को मिलेगी। साथ में बात करेंगे नेक्स्ट सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर यानी SHT। ठीक है, वो भी आपके बहुत सारी सेंट्रल सेक्रेटरीट जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी। इसकी आपको जो सैलरी है वो बढ़ के मिलेगी क्योंकि ये पोस्ट सीनियर की है, तो L7 पे आएगी और जो आपका बेसिक है 44,900 रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में लास्ट बात करेंगे, आपका सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आ जाएगी इसमें, जो कि हिंदी ट्रांसलेटर का रहेगा। और आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF की आपकी डिपार्टमेंट में आपकी यहाँ पे जो बेल्ट लाइन है उसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी भी सैलरी आपकी कॉमन मिलेगी 35,400 बेसिक का। ठीक है, ये आपका टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो, ठीक है, वो रहेगी आपकी यहाँ पे 437 यानी 437 पोस्ट रहेगी टोटल आपकी। और नंबर ऑफ पोस्ट और आपको जितनी आपकी टाइप ऑफ वैकेंसी है वो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई है, आपकी नंबर ऑफ पोस्ट, साथ में आपकी किस तरह से कितनी कितनी डिपार्टमेंट में वैकेंसी देखने को मिलेगी वो चीजें आपको क्लियर कर दी गई है। दोस्तों, आपकी जो 437 वैकेंसी है इसमें भी आपके डिपार्टमेंट बटे हुए हैं कि ये 437 वैकेंसी किस तरह से आपके हर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की, उस पर जाना है। ठीक है, वहाँ पे आपको दिखेगा 4 कैंडिडेट, उसमें भी आपको टेंटेटिव वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, वहाँ पे आपको जिस एसएससी जीएसटी आपको सेलेक्ट करना है, तब आपके सामने एक टेबल ओपन हो जाएगी। उसमें टेबल में आपको पूरा क्लियर दिया गया है कि जो आपकी 437 की वैकेंसी है वो किस तरह से डिवाइडेड हो रखी है। अगर एसएससी ने अपडेट कर दिया गया है तो आपको वहाँ पे जरूर मिल जाएगी। ठीक है, अगर अपडेट कर दिया गया है तो दोस्तों उसका जो पीडीएफ है, ठीक है, टेबल है, मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। और दोस्तों, इसमें वापस एक, जैसे मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, ग्रेड और डी में बताया था, तो दोस्तों उसमें आपका बीआरओ आपका ऑर्गेनाइजेशन आता है, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इसमें भी आपका ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों, इसमें ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं करेगी इसमें। ठीक है, ये आपका भी यहाँ पे इसमें भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। साथ में क्योंकि ये बीआरओ है, आपकी बेल्ट लाइन है, जैसे सीआरपीएफ है और बीआरओ है, इसमें दोस्तों आपके यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, साथ में मेडिकल होगा। उसमें आपको चांस भी मिलेंगे, अगर आप कहीं पे अनफिट पाए जाते हो तो आपको वापस रिव्यू मेडिकल या रिव्यू आपका चांस मिलेगा पीईटी और पीएमटी में। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आप अलग रहिएगा, और जो कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो वो सोच समझ के अप्लाई करिएगा, क्योंकि जब आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंसी देते हो तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको ये डिपार्टमेंट मिलता है, वहाँ पे आपको ये आपकी जो प्रोसेस है वो अलग हो जाती है औरों से। ठीक है, औरों के लिए डायरेक्ट डीवी हो जाएगा, आपके लिए पहले यहाँ पे फिजिकल आपका मेजरमेंट होगा, एफिशिएंसी टेस्ट होगा, साथ में आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो इस चीज़ में आपको दोस्तों, अगर यहाँ पे आपको अनफिट पाए जाते हो चांस से आपके मिलने के बावजूद भी, तो दोस्तों इस भर्ती से आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, अगर आप फिट नहीं पाए गए तो। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट बात करेंगे एज लिमिट की और एज रिलैक्सेशन की। ठीक है, पहले बात करेंगे यहाँ पे आपकी सब इंस्पेक्टर पोस्ट की, जो कि हिंदी ट्रांसलेटर है सीआरपीएफ में। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 30 का दिया गया है। ठीक है, 18 से 30 का आपका क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के अंदर जो भी कैंडिडेट की एज आ रही हो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो भी रिमेनिंग आपकी पोस्ट है, तो दोस्तों उसके लिए जो आपकी एज है वो 18 से 30 कॉमन रहने वाली है। साथ में रिलैक्सेशन बात कर लेते हैं। रिलैक्सेशन की SC ST के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। वहीं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है तो 10 साल की छूट, ओबीसी कैटेगरी में है तो 13 साल की छूट, और SC ST में है तो 15 साल की छूट देखने को मिलेगी। वहीं पे एक्स सर्विसमैन वाला कैंडिडेट है तो उन्हें 3 साल की छूट देखने को मिल जाएगी। और अगर डिफेंस पर्सनल डिसेबल कैंडिडेट है तो उन्हें 3 साल की छूट है, और इसी कैटेगरी के अंदर SC ST कैंडिडेट पर अगर पाया जाता है तो उन्हें 8 साल की छूट देखने को मिलेगी। ओके दोस्तों, यहाँ पे एज और एज का क्राइटेरिया और उसके साथ रिलैक्सेशन, ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा और आ जाते हैं। अब दोस्तों मेन आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो आपकी ये यहाँ पे 5 तरह की पोस्टें दी गई है। ठीक है, उसके लिए क्या अलग अलग क्वालिफिकेशन है, या यहीं पे सेम आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी एजुकेशन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं। आपके यहाँ पे दिया गया है A to C, यानी आपका जो पोस्ट कोड है ABC, उस कमांड के लिए उन्होंने बोला है कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर और जूनियर ट्रांसलेटर, इन तीनों पोस्ट के लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे सेम देखने को मिलेगी। उसके लिए भी आप उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे चाहिए पहले आपकी मास्टर डिग्री। ठीक है, मास्टर डिग्री चाहिए आपको हिंदी में। ठीक है, साथ में आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, कंपलसरी या इलेक्टिव होना चाहिए आपकी जो भी आपकी डिग्री लेवल है उसमें। ठीक है, सेकंड बात कर देंगे आपके
आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, या तो इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी आपकी सब्जेक्ट होनी चाहिए कंपल्सरी या इलेक्टिव आपकी डिग्री लेवल में। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कि आपकी या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, एनी सब्जेक्ट, ठीक है, देन हिंदी और इंग्लिश ये आपका मीडियम होना चाहिए, ठीक है, या तो आपका हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, साथ में इंग्लिश आपकी इलेक्टिव या कंपल्सरी सब्जेक्ट होनी चाहिए आपके डिग्री लेवल में। सेम यही बात करेंगे अपन, आपकी जो मास्टर डिग्री है, ठीक है, वो किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, साथ में हिंदी या इंग्लिश कोई सा भी मीडियम आपका चल जाएगा, साथ में हिंदी है वो आपका कंपल्सरी या इलेक्टिव होना चाहिए डिग्री लेवल में, ठीक है। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, मास्टर डिग्री चाहिए इन एनी सब्जेक्ट और हिंदी इंग्लिश विद हिंदी एंड इंग्लिश कंपल्सरी या इलेक्टिव दोनों कुछ भी हो सकता है, या टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कंपल्सरी इलेक्टिव डिग्री लेवल। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आपका सेपरेट सेपरेट तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि कोई किसी भी कंडीशन में अगर स्टूडेंट के पास ऐसी चीजें डिग्री हो तो वो यहाँ पे अलाउ है। लास्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट के पास में मास्टर डिग्री रिलेटेड ये आपका डाटा और डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए, साथ में आपका यहाँ पे या तो डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, किसमें ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा, ठीक है, और 2 ईयर एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन वर्क इन हिंदी और इंग्लिश में वाइस वर्सा होना चाहिए किसी भी आपका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में कोई भी आपकी संस्था है तो उसमें। तो दोस्तों ये आपका जो कंपलसरी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे आपका मांगा गया है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है तो वो सोच समझ के यहाँ पे अप्लाई करिएगा, ठीक है। आपके पास मास्टर डिग्री हो सकती है, और दोस्तों जो लास्ट वाले यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन है वो बहुत मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। आपकी यहाँ मास्टर डिग्री रिलेटेड कोई सा भी यहाँ पे एक चल जाएगा, पर ये वाली जो क्वालिफिकेशन है ये आपके पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है, यानी आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोई सा भी होना चाहिए, ठीक है, साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल स्टेट या किसी भी अंडरटेकिंग किसी भी संस्थान में। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे जो आपकी सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है हिंदी ट्रांसलेटर, उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सेम आपको जो ऊपर की क्वालिफिकेशन दी गई है सेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, और जो आपका कंपलसरी है, ठीक है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट वाला वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, आपको कोई यहाँ पे अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आपकी मास्टर डिग्री रिलेटेड भी आपकी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है ऊपर वही सेम यहाँ पे आपको क्लियर करी गई है। अंतर यहाँ आएगा कि जो आपके सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है और बीआरओ है, ठीक है, दोनों में आपका फिजिकल होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड का यहाँ पे क्लियर करा गया है कि हाइट है वो मेल के लिए 165 चाहिए और आपके फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। साथ में यहाँ पे और दिया गया है कि फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी इस जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके अलावा जितने भी कैंडिडेट है तो उनकी हाइट मेल के लिए 165 फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। इसके अलावा रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे काफी सारे रिलैक्सेशन दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें गढ़वालिया आते हैं, कुमारियां आ जाते हैं, गोरखा, डोरगा, मराठास, ठीक है, और साथ में अलग अलग यहाँ पे और चीजें आ जाती है, ठीक है, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में, ठीक है, इनमें आपके जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो दोस्तों उनके लिए छूट ये है कि 162 सेंटीमीटर साढ़े 162.5 यानी 162 सेंटीमीटर आपका मेल की हाइट चाहिए और 150 सेंटीमीटर आपकी फीमेल की हाइट चाहिए। साथ में यहाँ पे आपके चेस्ट एक्सपेंड की बात करते हैं दोस्तों वो ओनली मेल के लिए अलाउ रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 77 सेंटीमीटर आपके नॉर्मल रखी गई है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी 76 सेंटीमीटर आपकी शेड्यूल ट्राइब के लिए रखी गई है, और एक्सपेंड करने के बाद में आपका मिनिमम 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंड माना जाता है, तो 82 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर इस तरह से आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेंशन के साथ में मांगा जाता है। वेट की बात करते हैं दोस्तों, वेट आपका आपकी हाइट और आपकी एज इसके अकॉर्डिंग आपका मेजरमेंट होता है जो कि मेल फीमेल के लिए अलग अलग होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपकी जो आई साइट है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस विजन आपकी 6/6 इन वन आई है ना, और 6/9 इन अनदर आई विदाउट करेक्शन, यानी विदाउट करेक्शन आपके बिल्कुल सही होनी चाहिए 6/6 और 6/9। साथ में दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जरूरी यहाँ पे दी गई है, ठीक है, मैं गो थ्रू कर देता हूँ कि क्या चीज आपको यहाँ पे और क्लियर करनी है, ठीक है। जो भी कोई बेल्ट लाइन से नॉलेज रखता है उन्हें सारी चीजें पता होती है, फिर भी मैं एक गो थ्रू कर देता हूँ कि जो भी कैंडिडेट अगर ये सीआरपीएफ और बीआरओ ये 2 सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों उनको इन चीजों से गुजरना होगा और इन चीजों का ध्यान रखना है, तभी वो पोस्ट प्रेफरेंसी में बीआरओ और सीआरपीएफ को सेलेक्ट करे सबसे पहले, ठीक है। क्या क्या चीजें चेक हो जाएगी, आपकी नौकरी चेक हो जाएगी, फ्लैट फुट हो जाएगा, ठीक है, स्क्वेंट इन आईज और वेरिकोज वेंस, ठीक है, एंड द शुड पोजेस हायर कलर विजन का होना चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, गुड मेंटल हेल्थ, बॉडी हेल्थ, ठीक है, फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्टेड, ठीक है, यानी किसी भी बीमारी से कोई रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए, ओके, मेडिकली वो बिल्कुल फिट पाया जाना चाहिए, तभी वो इस जो फिजिकल मेजरमेंट है एफिशिएंसी है उसमें वो क्वालिफाई पाया जाएगा, फिट पाया जाएगा, ठीक है। ये चीजें दोनों में मिलेगी आपको, सीआरपीएफ और बीआरओ दोनों में मिलेगी। ओके, लास्ट बात करेंगे आपकी जो पोस्ट कोड है आपका डी, जिसमें आपका सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर या सीनियर ट्रांसलेटर की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें भी आपको सेम आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी, ठीक है, मास्टर डिग्री रिलेटेड आपको सेम है और साथ में आपका जो डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मांगा गया है वो भी यहाँ पे आपका सेम है।
ठीक है। साथ में दोस्तों बस इसमें डिफरेंस इतना पाया गया है, क्या जहां आपको डिग्री जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है, आपका ट्रांसलेशन वाले में, इसके साथ में जो आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। बाकी में आपके 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, यहाँ पे आपके 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। ओके दोस्तों, इसके अलावा कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन को अलग दे रखती हो। ओके, तो मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फीस। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बारे में सारी चीजें मैंने आपको जो पहले के 2 नोटिफिकेशन है उसमें सारी चीजें क्लियर कर दी गई है। इसके बाद में दोस्तों इसमें नॉर्मली ओटीआर का प्रोसेस होता है। ठीक है, साथ में आपका आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन पाया जाता है जो कि आपके मोबाइल नंबर से हो जाता है। अगर किसी कंडीशन में अगर किसी ने आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं करवाया जाता तो दोस्तों जब आपका एग्जाम सेंटर हो तो वहाँ पे आपको पहले ही पहुंच जाना है, और वहाँ पे आपको दोस्तों सारे जो आपके डॉक्यूमेंट है मेन वो सारी चीजें ले जानी है, जिससे वहाँ पे आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन वो भी चीजें प्रोसेस हो सके और आपका एग्जाम में लेट ना हो। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज आपको मैंने और क्लियर कर दी है। तो दोस्तों जहां तक ये सारी चीजें आपको क्लियर मैंने कर दी है, बाकी जो यहाँ पे प्रोसेस बचेगी, ठीक है, आपके एग्जाम पैटर्न और प्रोसेस की, ठीक है, वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आ गई है। ठीक है, आपका स्कीम है जो एग्जाम का वो किस तरह से रहने वाला है, आपके इसमें 2 पेपर रहेगा। ठीक है, पहला आपका पेपर 1 रहेगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। सेकंड आपका पेपर सेकंड लगेगा जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का लगेगा। पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में आपके दोस्तों 2 सब्जेक्ट रहेगी मात्र, एक जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। ठीक है, जनरल हिंदी और इंग्लिश दोनों के ईच सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, टोटल आपके 200 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। और टोटल टाइम मिलेगा इसके लिए आपको 2 घंटे का समय, 2 घंटे का समय मिलेगा आपके 200 क्वेश्चन के लिए। इसके बाद में पेपर सेकंड जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा। ठीक है, जिसमें आपका ट्रांसलेशन और ऐसे आपका ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपके आपके 200 मार्क्स का रहेगा, और 200 मार्क्स आपके लिए आपके 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं ये चीजें क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया गया है। और जो सेकंड पेपर है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप में, उसके लिए आपको और क्लैरिफाई कर देता हूँ। ठीक है, आपकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो वहाँ पे आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग तो देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ में दोस्तों यहाँ पे आपका जो पेपर सेकंड है, ठीक है, उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर रहेगा। ठीक है, जिसमें आपका ट्रांसलेशन मांगा जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन में आपके दोस्तों एक पैसेज हिंदी में दिया होगा तो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना रहेगा, एक पैसेज इंग्लिश में दिया होगा उसे हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। साथ में आपको यहाँ पे टॉपिक दिए होंगे, ठीक है, उनका वहाँ पे आपको ऐसे लिखना होगा, हिंदी के लिए अलग और इंग्लिश के लिए अलग। तो इस तरह से आपका जो पैटर्न है वो एग्जाम का वो रहेगा। साथ में दोस्तों सिलेबस की बात कर लेते हैं, उसको भी क्लियर कर देते हैं। सिलेबस में दोस्तों पेपर 1 में आपके जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज है दोनों हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, उन वो और साथ में उनके लिटरेरी रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पूरे आपके 100 क्वेश्चन। ठीक है, पेपर सेकंड की जो आपका ट्रांसलेशन और ऐसे रहने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पैसेज हिंदी का आएगा उसे इंग्लिश में, और एक इंग्लिश में आएगा उसे हिंदी में ट्रांसलेशन करना होगा। साथ में यहाँ पे एक ऐसे देखने को मिलेगा जो कि आपका वाइसा वर्सा दोनों रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। तो दोस्तों इस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न और आपका जो स्कीम है एग्जाम की वो रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों जहां तक ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी गई है। साथ में जब आपका सेंटर आएगा तो दोस्तों वो एग्जाम सेंटर, तो आपकी जो भी एग्जाम डेट है, ठीक है, उससे 1 वीक पहले आपका सिटी इंटीमेशन जारी हो जाएगा कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कौन सी सिटी में लग रहा है और कौन सी डेट को लग रहा है। ठीक है, इसके साथ में आपकी जो मेन इन्फॉर्मेशन है कि जब आप अपना ओटीआर प्रोसेस करते हो उस टाइम आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दोनों चीजें आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका फादर नेम और डीओपी, ये चीजें आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, जिससे आप जब एग्जाम सेंटर पे जाओ तो आपका ये चीजें वेरीफाई बिल्कुल हो सके। ठीक है, और चीजें इतनी प्रॉब्लम नहीं करती, मेन ये चीजें करती है आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका डीओबी और आपका नाम। ठीक है, और अगर जो आधार ऑथेंटिफिकेशन है किसी ने अगर पहले नहीं करवाया तो एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले 2 घंटे पहले आपको जाना पड़ेगा, जो मैंने आपको बता दिया है। वहाँ आपका जो भी कोई आईडी है, आधार है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है, ये चीजें आपको ले जानी है जिससे वेरीफाई हो सके। ओके, इसके अलावा और देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, तो सारी चीजें इस यहाँ पे डिटेल वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे क्या क्या अटैच होंगे डीवी के टाइम पे। ओके, अभी यहाँ पे इस चीज को स्किप कर देते हैं। पोस्ट प्रेफरेंसी की बात करते हैं दोस्तों, आपके पास में पोस्ट प्रेफरेंसी आएगी, उसको भी बिल्कुल सही तरीके से बनना है, बाद में आपको खामियाजा भुगतना ना पड़े। इसलिए जो आपका सीआरपीएफ है, सब इंस्पेक्टर पोस्ट, और साथ में बीआरओ, ये 2 चीजें आपको बहुत सोच समझ के बननी है, प्रेफरेंसी देनी है, उसी के आधार पर आपकी जो आगे की रणनीति है वो तैयार होती है। ओके, आगे और देख लेते हैं, और आगे इन्फॉर्मेशन जो आपको जरूरी है बताने लायक। ठीक है, तो दोस्तों जहां तक ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है, आपकी जो एग्जाम डेट है
और साथ में आपके ऑनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब लास्ट डेट रहेगी, आपकी एग्जाम डेट क्या रहेगी, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहेगी, और साथ में आपका जो आपकी टाइप ऑफ पोस्ट है वो कौन कौन सी है, वो भी सारी चीजें क्लियर कर दी है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो दोस्तों, अब दोस्तों जो कोई कैंडिडेट को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसका जवाब आपको टाइम पे मिल जाएगा। साथ में अगर कोई कैंडिडेट अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप नहीं फॉर्म फिल कर रहे तो दूसरों को आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे अगर वो एलिजिबल हो तो वो अप्लाई कर सके, ठीक है। और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट आता हो उसकी सूचना आपको टाइम पे मिलती रहे। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक नए वीडियो, नए अपडेट, नए नोटिफिकेशन, नए रिजल्ट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।